स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन जो है सो वो पूछ लेगा, चाहे वो ग्रुप डी हो या एएलपी हो। मैं अभी इस टॉपिक को एएलपी के मद्देनजर देखते हुए पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं पीवाईक्यू पे फोकस रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शन को मैं कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा बेसिक जान लेना भी जरूरी होता है कि किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और कोई तीसरा प्रोडक्ट देता है, तो उसी को तो हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें जो अभिक्रिया कर रहा होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, जो अभिक्रिया के दौरान बनता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना, अभिकारक और उत्पाद। क्योंकि कभी किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि जो तीर है ना, तीर के जो इस तरफ दाएं तरफ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं और बाएं तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। ये होता है रिएक्शन, अभिक्रिया। अब अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं? तो पहला हम लोग को ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करता है और एक तीसरा पदार्थ उत्पाद के तौर पे उत्पन्न होता है, बनता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब बोले तो इसका मतलब समझ आएगा, कोई तत्व अभिक्रिया कर रहा होगा या कोई यौगिक अभिक्रिया कर रहा होगा। तो तत्व और यौगिक ना बोल के मैं डायरेक्ट पदार्थ बोलूंगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक उत्पाद के रूप में एक नया पदार्थ देता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के मैं कुछ एग्जाम्पल पे बात करूंगा और मैं आपको बता दूं, मैं जो यहाँ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं वो सभी एग्जाम में पूछे हुए एग्जाम्पल है। तो बेटर है कि आप एग्जाम्पल को, उस रिएक्शन को रट जाइए, क्योंकि वो किसी न किसी शिफ्ट में ग्रुप डी, एएलपी, जेई में पूछे हुए, ये सभी एनसीईआरटी से लिए हुए रिएक्शंस हैं। तो पहला रिएक्शन जो संयोजन में आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कौन सा? जब, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। CaO, CaOH2 और CaCO3। CaO को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो सब जानता है इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजिंग वाला टर्म है ना, इसको ध्यान रखना है। CaO जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका जो नाम होता है, कॉमन नेम, उसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा। और ये जो है सब जानते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है चूना पत्थर। ये मैं आपको इसीलिए बता दिया हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपको बताएगा कि जब बिना बुझा हुआ चूना वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो बिना बुझा हुआ, इसमें आप सस्पिशन में रहिएगा, इसीलिए मैं आपको क्लियर करा दिया हूं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO छोटा है, 3 डिजिट है इसमें, तो बड़ा नाम बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा है लेकिन छोटा नाम बुझा हुआ चूना। ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। याद करने का जो भी तरीका आप लोग अपना अपनाइएगा। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया के जो कुछ एग्जाम्पल थे उस पर बात करने वाले हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा, CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये CaOH2 और साथ में उष्मा रिलीज करता है। देखो यहां पे दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया ना, तो इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बट संयोजन अभिक्रिया ठीक है, लेकिन आपको ये रिएक्शन याद करना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना।
ये रिएक्शन संयोजन रिएक्शन तो है ही, संयोजन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको एग्जांपल में बताने जा रहा हूं वो है कोयले का दहन। ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एग्जाम में पूछे हुए, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं अच्छे तरीके से। कोयले का दहन क्या होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 का निर्माण, CO2 रिलीज करता है। तो यहां भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया? CO2। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है? ये भी जो है सो संयोजक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तीसरा उदाहरण ले लो। तीसरा उदाहरण मैं क्या दे सकता हूं आपको? हाँ, वाटर का निर्माण, जल का निर्माण। जल का निर्माण देख लो। जब तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो जल बनता है। देख लो यहां पे दो पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण किया? एक मिलकर के दोनों ने एक नया उत्पाद बनाया, तो ये संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये तीन जो है सो संयोजक अभिक्रिया के उदाहरण है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आइए इस पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछ रहा है कि ये किस तरह का उदाहरण है। देखो ना भाई साहब, यहां पे दो मिल करके एक बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पकड़ना था इसमें, आपने पकड़ लिया, आगे बढ़िए। और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं उसको आप लोग को याद करने में भलाई है, क्योंकि वही रिपीटेड बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई नया रिएक्शन आपके सामने एग्जाम में नहीं आता है। जो क्लास 9th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका जितना भी रिएक्शन है वही एग्जाम में आने जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक रूप से संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? देख लो, दो मिलकर एक बना रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी अभिक्रिया करके सी का उत्पाद कर रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया, दो मिलकर एक। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? हाँ, अब यहां पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है और इसका उत्पाद पता करना है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि डी पे ए को जानना पड़ेगा। जब सोडियम ट्राइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये मैंने करवा दिया आपको, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाला एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो यौगिक, एक यौगिक और दो यौगिक मिलके एक संयोजन अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, जल का निर्माण जो हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या करता है? जल का निर्माण करता है। ये तो पता है सबको। अब बोलोगे कि ये भी तो संयोजन अभिक्रिया है, तो ये फिर बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बोलोगे ये भी संयोजन अभिक्रिया है। अभी यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाएगा आदमी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक पॉइंट दिया गया है, दो यौगिक। यहां देखो, यहां दो तत्व है, यहां एक यौगिक एक तत्व है। अब यौगिक और तत्व तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो बेसिक सा चीज है ना। तो यहां जो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, इस संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व है। इस संयोजन अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड तो यौगिक है लेकिन ऑक्सीजन तत्व है। तो अब पूछ रहा है कि दो यौगिक का संयोजन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? आपको पहला एग्जांपल बताए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो बुझा हुआ चूना देगा, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और उष्मा देगा। ये एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक मिलकर के एक उत्पाद दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं समझ सकता हूं, इसमें पकड़ना था आप लोगों को। हालांकि उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और ये रिएक्शन तो बता ही दिया हूं, एवरग्रीन है, इसको याद रखना आप लोगों को जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अभी देखो,
बुझे हुए चूने का निर्माण। बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है? जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। भाई साहब ये तो संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ये तो होगा नहीं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, H2 प्लस O2, ये दोनों अभिक्रिया करके पानी बना रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। कोयले का जलना, कोयला जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 रिलीज होता है, ये भी जो है सो कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। ये तीनों का तीनों संयोजन अभिक्रिया है, या तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको ये तीनों पता था, लेकिन डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो क्या निकलता है पता है? CaO प्लस CO2। CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये एक रिएक्शन है। देखो यहां पे दो बन के, दो मिलके एक नहीं बनना है, एक टूट करके दो बन रहा है। तो ये रिएक्शन का दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, बाकी इससे अगर क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप लोग अपना दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा। आपको मैं दो चीज बताने जा रहा हूं, उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। दो चीज क्या क्या बताने जा रहा हूं? एक बताने जा रहा हूं मैं आपको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है ये जान लो। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये होता है कि जब कभी भी रिएक्शन होगा, तो उत्पाद साइड में जब ऊर्जा का उत्पादन होगा, ऊर्जा कौन कौन सा, चाहे वो प्रकाश का ऊर्जा हो, चाहे वो उष्मा ऊर्जा हो, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। साधारण बातों में हम कह सकते हैं कि जब भी कभी रिएक्शन होगा और रिएक्शन में हीट और लाइट यानी कि एनर्जी उत्पन्न होगा रिएक्शन के फलस्वरूप, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। वो कोई भी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में आप देखिएगा कि साइड में लिखा रहेगा ऊर्जा या प्रकाश या उष्मा, वो सभी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। मैं आप लोगों को एक दो तीन इस पे एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में उष्मा भी यहाँ पे देता है। तो देखो यहाँ पे उष्मा निकल रहा है ना, तो जब उष्मा निकलेगा तो ये किस तरह का अभिक्रिया होगा? तो इसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? और अगर पूछे कि और इसमें क्या है, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो मिलकर के, दो पदार्थ मिलकर के एक नया उत्पाद उत्पन्न कर रहा है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस बोले तो मीथेन, वो जब दहन करेगा, जब भी दहन की बात होगा ना तो समझो कि वो ऑक्सीजन उस रिएक्शन में रहेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। यानी कि प्राकृतिक गैस जल रहा है तो O2 वहां उपस्थित है। जल के क्या सब देगा? देखो CO2 दे देगा, वाटर दे देगा और ऊर्जा दे देगा। देखो यहां भी ऊर्जा रिलीज हो रहा है, यानी कि ये भी उष्मा क्षेपी रिएक्शन का उदाहरण है। एक एग्जांपल इसका और ले लो, जो मानव शरीर में श्वसन होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाता है। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो क्या होता है? अंदर जाता है तो अंदर जाके जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो वहां भी ऊर्जा जनरेट होता है। अब देखो इसका अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये जब जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जलने का मतलब रिएक्शन करना, तो क्या क्या बनता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा बनेगा। तो जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रहा हो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। इसी में एक और आता है,
ये उसका नाम होता है उष्माशोषी। क्या होता है? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये क्या होता है इसको समझ लो। ये होता है कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको उष्मा एनर्जी देना पड़े तब जाके उत्पाद उत्पन्न हो। यानी कि ये कोई मान लो कि पदार्थ है, इसमें हम लोग ऊर्जा देंगे और ऊर्जा के उपस्थिति में ही वो जाके कुछ बनेगा, कुछ नया उत्पाद देगा। यानी कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा देना पड़ रहा है, ऊर्जा निकल नहीं रहा है। आप इस अभिक्रिया में जब इसको ऊर्जा दोगे, ऊर्जा किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, सूर्य का प्रकाश हो या कुछ और हो या कुछ और हो, तब जाके ये नया उत्पाद उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि एक ये है सिल्वर क्लोराइड है। जब इसमें सूर्य का प्रकाश में जब इसको रख दोगे ना, सूर्य का प्रकाश में जब इसको रख दोगे तो क्या होगा? देखो, ये सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, ये बन जाएगा। इसमें एक पॉइंट याद रखना, इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है, जो आपका श्वेत रंग का जो सिल्वर होता है, श्वेत रंग का जो सिल्वर होता है उसका कलर हो जाता है धूसर रंग। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इससे क्या होगा, एग्जाम में पूछ लेगा ये पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आपको मैंने बताया ना कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर बने उस रिएक्शन सारे को रट जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है आपका, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा। संयोजन किस तरह का रिएक्शन है, क्या उत्पाद है, क्या है, नहीं है। एनीवे, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सेम सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी क्या बनता है? Ag प्लस ब्रोमीन निकल के आता है इसमें से। तो ये था हमारा उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकल रहा है उसको हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी। जिसमें हम लोगों को ऊर्जा देना पड़ रहा है तब जाके अभिक्रिया होगा, उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी। आई होप यू सभी को आप लोगों को ये क्लियर हो गया। इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का, AgCl अभिक्रिया कर रहा है ना, तो टूट के क्या दे रहा है? सिल्वर दे रहा है, क्लोरीन दे रहा है। तो कहता है कि उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? अभी बताए थे ना कि ये टूटेगा किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन में कुछ नहीं किया, बस ये पूछ रहा है कि इसमें जो है सो किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अगर ये भी पूछ लेगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये क्या है भाई? ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोले तो जिसमें ऊर्जा निकलता है। तो आपको बता देते हैं कि बुझा हुआ चूना जब भी बनता है, बुझा हुआ चूना कब बनता है? जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? बुझा हुआ चूना देगा और यहां पे क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा। ये उष्माक्षेपी का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस जब मीथेन जलता है, जब मीथेन आपको जलेगा तो आपको पता है कि यहां भी जो है सो क्या होगा? यहां भी ऊर्जा निकलेगा। देख लो कैसे, यहां भी ऊर्जा निकल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये भी उष्माक्षेपी का उदाहरण है। श्वसन आपको बताए थे, भी हम फॉर्मूला बताया, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि ये तीनों 1 2 3 उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा था, मैंने आप लोगों को ये कराया है, इसलिए आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? अभी देखो, अनबुझा चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एक सेकेंड भाई, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो बन के जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, ये तो बिना बुझा हुआ चूना हो गया, और प्लस इसमें उष्मा निकलेगा। वैसे तो ये इस अभिक्रिया, ये किसका टाइप था, किसका एग्जांपल था? संयोजन अभिक्रिया का। ये तो सबको पता होगा, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है, क्योंकि 2 पदार्थ मिलकर के एक नया उत्पन्न कर रहा है। बट यहां पे संयोजन नहीं है, तो क्या मारोगे?
देखो बगल में उष्मा भी तो निकल रहा है, तो उष्मा सेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को उष्मा सेपी और उष्मा शोषी ये दोनों क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा। आइए हम लोग अब कुछ नया देखते हैं, आज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, मेन था संयोजन अभिक्रिया, उष्मा सेपी हो गया और उष्मा शोषी हो गया। अब हम लोग एक नया अभिक्रिया देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम होता है अपघटन। क्या होता है? अपघटन। संयोजन का उल्टा वियोजन। हालांकि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है, संयोजन से अधिक पूछा है, वियोजन से ज्यादा नहीं पूछा, बट फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, उसमें दो पदार्थ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके एक नया बनता था। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। ये इसको जब आप हीट दोगे ना, उष्मा दोगे ना, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? तो बिना बुझा हुआ चूना में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। ये मैं आपको बता चुका हूं, सीओ बिना बुझा हुआ चूना, बहुत बार रिपीट हुआ ये अभिक्रिया, और ये तीन अभिक्रिया है, ये सबको ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में भी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि ये अगर पूछ ले कि ये रिएक्शन देते, पूछ लिए कैसा रिएक्शन है, तो बोलिएगा अपघटन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? या फिर एग्जाम में ये पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर जब उष्मा के साथ उष्मा उस पर देंगे तो वो उत्पाद क्या बनेगा, तो बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इस पे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि फिर आपको अब नया टॉपिक पढ़ाया जाए। देखिए अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को तीन चार रिएक्शन बता दिया, अब जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है पहले ये समझ लो। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि मान लो कि ये कोई तत्व है और ये कोई यौगिक है, तो ये तत्व क्या करेगा, इस यौगिक में से इस तत्व को यहां से भगाएगा और खुद बैठ जाएगा, और ये बेचारा साइड में ऐसे बैठ जाएगा अलग से, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूं, इसलिए तुम यहां से भागो, साइड हो जाओ, और मैं इसके साथ रहूंगा। दैट इज कॉल्ड विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापित कर देना। किसी भी तत्व को जब किसी यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या करता है, उस यौगिक के उस तत्व को वहां से विस्थापित कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बात है? इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल एक सबसे अच्छा उदाहरण है Fe+CuSO4। अब यहां पे जो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको एक अभिक्रियाशील कौन किससे अधिक अभिक्रिया, मतलब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आयरन है ना, वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, फिर आयरन यहां से कॉपर को भगाएगा, खुद बैठेगा, ये बन जाएगा FeSO4, और कॉपर यहां पे बैठ के मुंह देख रहा होगा। तो देख लो, ये इसको यहां से विस्थापित कर दिया और खुद बैठ गया, तो ये किसका हो गया प्रकार, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और ले लो इसमें, Zn जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक भी क्या करेगा, इसको यहां से विस्थापित कर देगा, खुद बैठ जाएगा ZnSO4, और फिर कॉपर बेचारा यहां पे अकेले घूम रहा होगा। एक और देख लो, जो रिएक्शन लिख रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी एग्जांपल इसलिए मैं लिख रहा हूं, और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसीलिए मैं सारा आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे कि ये हो गया लेड, ये बेचारा जाके कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसको यहां से भगाएगा, खुद बैठ जाएगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, और कॉपर यहां पे अकेले बैठेगा। तो ये सभी जो है ना विस्थापन अभिक्रिया के क्या है, एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और है विस्थापन का दूसरा भाई, उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? उसमें क्या हो रहा था कि उसमें विस्थापन हो रहा था, इसमें द्विविस्थापन हो रहा है। अब इसको समझो,
ये भी कोई यौगिक है, ये भी कोई यौगिक है। ये यौगिक क्या करेगा, इस यौगिक का ये तत्व इसको यहां से भगा के खुद बैठेगा और ये यहां पे बैठ जाएगा। आपस में ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यानी कि जो अब उत्पाद बनेगा ये क्या बनेगा, सी तो यहां आ गया ना, CB और प्लस AD। देख लो, अभी इस पे भर भर के भाई साहब क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, भर भर के पूछा गया, और ALP में क्वेश्चन पूछने के चांसेस इससे बहुत ही ज्यादा है, टेक्नीशियन में, ALP में, जी वगैरह में, सब में। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका नाम देख लो क्या होता है, सोडियम सल्फेट। ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। उत्पाद क्या बनेगा देख लो, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस प्लस NaCl नमक सोडियम क्लोराइड। यहां उत्पाद को छोड़ो, जो भी अभी उसको छोड़ो, यहां पे रिएक्शन को समझो, ये कैसा रिएक्शन। देखो, Na क्या किया, यहां पे आके बैठ गया, और Ba क्या किया, यहां पे आके बैठ गया, यानी कि दोनों विस्थापित हो गया। तो एक विस्थापित हुआ तो विस्थापन अभिक्रिया, अब दोनों विस्थापित हो गया तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ लिया है, आई होप। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो अभिक्रियाशील की अभिक्रिया का जो श्रेणी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किससे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको बता दूं, उससे पहले आपको मैं इंपोर्टेंट बता दूं कि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रिया, और आयरन लेड से, और लेड कॉपर से। मैक्सिमम चांस इसी चारों के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। हालांकि वो लिस्ट थोड़ा सा लंबा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, 10 बार आपको लगभग उसमें 15 से 20 आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये चार तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। सबसे अधिक जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, और फिर कॉपर, सबसे कम कॉपर। अगर कॉपर मिल जाए तो उसको पहले सब मार के भगा देगा, ध्यान रखना। अब आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में A तथा B के स्थान पर क्या आएगा। हो गया शुरू कहानी, देख लो, द्विविस्थापन हुआ है ना जी, तो यानी कि ये रहा होगा इसके साथ, और ये रहा होगा यहां पे, तो बना दो ना, K चल जाएगा Br के पास तो KBr, और Ag आ जाएगा इसके पास तो AgNO3। देख लो किधर है ऑप्शन में, देख लो किधर है ऑप्शन में, AgNO3 और KBr, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्रमशः P और Q के स्थान पर क्या आएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे Ag है। अब क्या हुआ होगा कि सोडियम जो है सो इसके साथ, इसका जो ये होगा, इस यौगिक के पास जो रहा होगा उसके साथ जाके बैठ गया, यानी कि देखो यहाँ Na और यहाँ पे NaNO3 का निर्माण कर दिया, यानी कि ये जो है सो पहले था AgNO3, Ag आ गया इसके पास और ये आ गया इसके पास। कॉमन सेंस है, ज्यादा दिमाग मत लगाना है। देखो, Na के साथ पहले Cl था और Na के पास अभी NO3 है, यानी कि NaNO3 के पास जाके चिपक गया, तो पहले यहाँ पे AgNO3 रहा होगा। इतना समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि Ag तो नहीं, P का मान, तो P का मान क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा अपना, और Q का मान क्या होगा, तो Ag का जो NO3 था वो तो यहां आ गया, तो अब इसका Cl के साथ ही जाके चिपक गया, तो Q क्या होगा, Q हो जाएगा Cl। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया है, ClNO3 और NO3Cl दोनों में दिया गया है। आपको चेक करना है कि किसके साथ क्या होगा। यहाँ पे Ag, यहाँ पे Ag के साथ जो था वो यहां आ गया। अब Ag के पास कौन आएगा, पहले Cl आएगा, कौन आएगा, Cl आएगा, यानी कि Q का मान हो जाएगा Cl और P का मान हो जाएगा NO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को इस समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन है, अभी मैंने वो आपको चर्चा नहीं किया, इसीलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड अभिलयन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन गैस क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो मैं थोड़ा, ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया और ये क्लोरीन इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या देगा, ये दे देगा आपको पोटेशियम क्लोराइड KCl
और फिर क्या देगा, आयोडीन देगा I2। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, देख लो। देख लो यहां पे क्या, देखो यहां पे क्लोरीन क्या किया है, आयोडीन को भगा दिया, खुद जाके बैठ गया, देख रहे हो ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अब मैं इस नहीं बताऊंगा, अब आप लोग इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। देखो यहां पे सोडियम है, सोडियम यहां पे जाके बैठ गया तो Na2SO4 बना दिया। कॉपर यहां पे आके बैठ गया होगा तो ये बना देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH2। वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? अभी देखो है तो सब विस्थापन ही, चारों के चारों विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन संभव नहीं है। क्यों? अब इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि ये लेड है, ये कॉपर है, क्या लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है? तो लेड कॉपर को भगा के खुद बैठ गया, यानी कि ये सही है। आयरन भी कॉपर से अधिक है तो आयरन भी कॉपर को यहां से भगा के खुद बैठ गया, ये भी विस्थापन सही है। जिंक कॉपर का विस्थापन भी सही है, लेकिन कॉपर और लेड का विस्थापन गलत है, क्योंकि कॉपर जो है वो तो Pb से कम अभिक्रियाशील है। जो कम अभिक्रियाशील होगा तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं उससे। ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा तब तो वो उसको भगा के खुद बैठेगा। तो आपको मैंने अभी बताया था ना कि जिंक सबसे ऊपर रखना, आयरन, Pb और कॉपर, ये तीनों को हटा सकता है, ये इस दोनों को हटाएगा और ये इसको हटाएगा, लेकिन ये किसी को नहीं हटा सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद X और Y की पहचान कीजिए। PbNO3 2Ki बताए थे कि ये यहां का जो तत्व होगा इधर आके बैठेगा, यानी कि ये बना देगा क्या, PbI समथिंग कुछ बनाएगा, PbI2 बना देगा, ठीक है। और जो ये है K है, ये इधर आके बैठेगा तो ये बना देगा आपको KNO3। क्या बना देगा, KNO3। देख लो कहां गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित कर रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन। ये लोहा है, ये कॉपर को बढ़ा के खुद बैठ गया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था आपको समझना था कि एक जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा या कौन किससे अधिक अभिक्रियाशील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको बता दिया कि जिंक, आयरन, Pb, कॉपर, ये सबसे अधिक, ये उससे कम, ये उससे कम। ये इस तीनों को हटा सकता है सॉल्यूशन में से, ये इस दोनों को और ये अकेले कॉपर, लेकिन किसी को नहीं हटा सकता है। कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया वो खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन तो बहुत है करने के लिए, मैंने आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। आप लोग एग्जाम में अगर पूछता है तो बेहतर कर सकते हो। आइए अब कुछ नया देखते हैं। नया में क्या देखना है, अब आपका जो एक रिएक्शन बच रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे जो भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है उसको मैं बताता हूं। पहला टर्म है ऑक्सीकरण। इसको समझो, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से। जब कोई तत्व ऑक्सीजन की प्राप्ति कर रहा होगा या फिर वो हाइड्रोजन की हानि कर रहा होगा, कोई तत्व अभिक्रिया में उसके पास अगर ऑक्सीजन आ रहा है या वो हाइड्रोजन को अपने पास से भगा रहा है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करना रहेगा तो मैं विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक ये सब भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि एग्जाम का वो कुछ ऐसा लेवल है नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से आपका काम हो जाना है तो आप इतना ही ध्यान रखना। अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? तो ये होता है ऑक्सीकरण। अब होता है एक अपचयन। क्या होता है? अपचयन। उसका उल्टा, अगर कोई तत्व ऑक्सीजन की हानि कर रहा है, यानी कि पहले उसके पास ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन उसके पास नहीं है, या फिर हाइड्रोजन ले रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि कर रहा है,
पहले हाइड्रोजन नहीं था लेकिन अब हाइड्रोजन आ रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑक्सीकरण, अपचयन। ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन का लाभ, हाइड्रोजन की हानि। अपचयन बोले तो ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन का लाभ। इसमें दो बात और याद रखना है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऑक्सीकारक और अपचायक, ये ध्यान रखना है। ये क्या करता है, ये बहुत ही जो है सो परेशान करने वाला चीज है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देना, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक, या उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना, उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। अब ये आपको क्लियर होने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आपको अधिक होगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ना कहने का मतलब है कि वो अपना ऑक्सीजन क्या किया, दूसरे में जोड़ दिया। तो जो अपना ऑक्सीजन दूसरे में जोड़ रहा है वही तो ऑक्सीकारक है। क्लियर? अपचायक, किसी अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन को निकाल लेना, यानी कि वहां से लेकर के अपने पास आ जाना, यानी कि वो अपचायक है। अब ज्यादा बेटर है कि मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करा दूं, आप लोग समझ में आ जाएगा, कोई इतना भी हार्ड नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस रेडॉक्स से किया था, एक टर्म याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रहा है एक ही अभिक्रिया के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर, उसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करिएगा। ऑक्सीकरण अगर बोले तो अकेले ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन बोले तो अकेले अपचयन। लेकिन अगर रेडॉक्स बोले तो उसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जांपल देके, ताकि आप लोगों को ज्यादा सस्पिशन में ना रहिएगा। देखो, ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो ये बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही सब कुछ समझा देता हूं। जिंक ऑक्साइड के पास क्या है, ये अपना भाई साहब क्या किए, ऑक्सीजन को लूज कर दिए, इन्होंने ऑक्सीजन को छोड़ा, ऑक्सीजन का हानि हुआ। यहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, हानि हुआ। अगर ऑक्सीजन का हानि हुआ तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड अकेले था, इसके पास आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? देखो कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO, ये एक अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, पहला मतलब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, मतलब पूछ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, देखते हैं आगे जाके। ZnO अपचयित होकर जिंक का निर्माण कर रहा है। देखो, जिंक ऑक्साइड, पहले ऑक्सीजन था, बाद में अकेले जिंक बच गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, ऑक्सीजन का हानि हुआ ना, ऑक्सीजन का हानि हुआ तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो पहला क्या कर रहा है कि ZnO अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। बाकी देख लो और हम लोग मिलाते हैं, सही है गलत है। Zn रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता है भाई साहब, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे अपचयन हो रहा है और यहाँ पे देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इस अभिक्रिया में अपचयन ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
ZnO ऑक्सीकृत होकर जिंक का निर्माण कर रहा है। कैसे? पहले इसके पास ऑक्सीजन था, फिर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीकृत कैसे होगा? तो अपचयन होगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। देखो, जहां अपचयित होगा वहां तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, वहां तो ऑक्सीजन हटेगा। यहां ऑक्सीजन आ रहा है तो ये तो ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में से कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है? अभी आपको पढ़ाए थे कि जिस किसी के पास में ऑक्सीजन आएगा, जिस किसी के पास में ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीकृत होगा। क्लियर? तो देखो, ये हाइड्रोजन है, ये अकेले थे, इसके पास में कुछ नहीं था। अभी देखो उत्पाद शरीर में इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीकृत हो गया। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत मार देना, ये मारना। पहले हाइड्रोजन था, बाद में ऑक्सीकृत होकर ये वाटर बना, तो कौन ऑक्सीकृत हुआ? यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हुआ। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये कट रहा है जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गलत है? गलत है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो, ZnO जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अभी पढ़ाए थे आप ना कि ऑक्सीकारक और अपचायक। अभी यहां आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीकारक उसे कहते हैं, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो क्या करता है बताना जरा सा। किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देता है। ZnO यहां पे है ना जी। ये क्या किया? अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया ना, तो ये ऑक्सीकारक का तो काम कर रहा है ना। किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ दिया ना। C अपचायक के रूप में कार्य करता है। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या किया? अपचायक किसको कहते हैं? अपचायक उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन ले लेता है। तो देखो, ये इसका ऑक्सीजन लेके यहां बैठा है ना जी, तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। अब समझ लो कैसे सही है, मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। जस्ट वेट। देखिए, ऑक्सीकारक, अपचायक, जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है वो ऑक्सीकारक है। जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन को इसको दिया है तो ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। जो किसी दूसरे से ऑक्सीजन ले लेता है वो अपचायक के रूप में कार्य करता है। देखो, ये पहले अकेले था, इसका ऑक्सीजन लेके यहां बैठ गया। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बेटर। अब आगे देखते हैं कि ZnO का जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई साहब। जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन आएगा कि जाएगा? ऑक्सीजन आएगा। यहां तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो यही गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल, पहले ये कार्बन अकेले था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण हो गई। आई होप ऑक्सीकरण, अपचायन, ऑक्सीकारक, अपचायक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ऑक्सीकरण क्या होता है? एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करने वाला पदार्थ। बिल्कुल नहीं। जो हाइड्रोजन प्राप्त करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचायन कहते हैं, अपचायन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MnO3 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 किसका उदाहरण है? संयोजन तो है नहीं, क्योंकि संयोजन में दो मिलके एक ही बनता है। यहाँ पे 3-4 बना हुआ, ये तो हट जाओ। दहन भी नहीं है, क्योंकि दहन में मेनली हीट या ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, वो भी नहीं है। अवक्षेपण तो है नहीं। इस पे ध्यान देते हैं, रेडॉक्स पे ध्यान देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे? देखो, यहां पे क्या था? इसके पास ऑक्सीजन था, ये क्या किया? ऑक्सीजन को हटा दिया यहां से, यानी कि ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हुआ। ऑक्सीजन का हानि किया तो अपचयन हुआ, ठीक है। और यहां पे जो था ये HCl, ये ऑक्सीजन को अपने में समा लिया, यानी कि यहां पे ऑक्सीकरण हुआ।
तो बताया ना आपको कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, या उसका एक नाम है कि अपचयोपचय। ये भी ध्यान रखना, ये नया नाम नहीं है। अपचयोपचय रहे, रेडॉक्स रहे, ऑक्सीकरण अपचयन रहे, ये सब एक ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। PbO2 प्लस 4HCl रिएक्शन करके दे रहा है PbCl2 वाटर क्लोरीन में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? जिसके पास ऑक्सीजन आएंगे वो ऑक्सीकृत हो रहे हैं। PbO2 भाई साहब अपना ऑक्सीजन लूज कर दिए तो हो नहीं रहा है। HCl के पास ऑक्सीजन आया है, वाटर बना, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? HCl हो रहा है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, किसको? कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। रिएक्शन लिखना थोड़ा सीखिएगा आप लोग। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड कर क्या रहा है कि अपना ऑक्सीजन तो निकाल दिया ना। जब कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये क्या हो गया? अपचयन हो रहा है ना। तो यहां पे अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटर है, आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि आप लोगों को ऑक्सीकरण जितने भी सारे रिएक्शन है वो क्लियर हो जाए। इस पे मैं एक वीडियो लाने की और कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो का अगर अच्छा जाता है व्यू वगैरह, या मतलब सजेस्ट करते हैं, तो इस पे रिएक्शन पे मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसपे मैं जो मिसलेनियस रह गया है, ये तो चूंकि क्या था कि ये कंसेप्ट था, कंसेप्चुअल में सारा कर दिया, लेकिन मिसलेनियस भी लगभग 50-100 रिएक्शन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो के अकॉर्डिंगली मैं एग्जाम से पहले चाहूंगा कि उसको भी मैं अपलोड कर दूं ताकि जो कैंडिडेट है उसको बेनिफिट हो जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।